हेलो दोस्तों। मैं एक वेबसाइट चलाता हूँ यूएफओज इंडिया एंड अदर conspiracies.wordpress.com। अगर जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, अगर आपको जाके चेक करना है मैं कहाँ कहाँ से ये चीज़ें उठाता हूँ, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। इस वेबसाइट का नाम भी कॉन्स्पिरेसी है। वेबसाइट के नाम भी कॉन्स्पिरेसी है, तो ऑब्वियसली आज हम एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डिस्कस करेंगे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या होती है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम ऐसी चीज़ डिस्कस करते हैं जो बहुत अजीब है सुनने में, बहुत मतलब कॉन्स्पिरेसी मतलब जैसे मैं बोलूँ कि मून लैंडिंग फेक थी, मतलब चांद पे कभी गए नहीं, तो ये कितनी अजीब होगी बात सुनना। पर इस चीज पे भी लोग डिस्कस करते रहते हैं। ऐसी बहुत चीज होती हैं, तो ये भी एक तरह से हम आज एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे डिस्कस करेंगे कि कोविड 19 था जो मैन मेड पैंडेमिक है, नहीं। अब मैन मेड तुम बोलो, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थोड़ी ना भाई, ये तो न्यूज में ही चल रहा है आजकल। न्यूज वाले ही बता रहे हैं हमें कि लैब से लीक हुआ है। मैं लीक होने की बात नहीं कर रहा। लीक होना तो चलो अलग चीज है, मैं बोल रहा हूँ क्या छोड़ा गया है, ये जबरदस्ती छोड़ा गया है उसी लैब से, क्या लीक नहीं, जबरदस्ती छोड़ा गया है। तो उस चीज पर डिस्कस करेंगे आज। अब लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये जबरदस्ती का, किसी का जबरदस्ती वाला काम भी हो सकता है चीज। अब सबसे पहले हम आते हैं पहले फैक्ट पे अपने। एक 2010 में रॉकफेलर फाउंडेशन ने एक पेपर पब्लिश करा था जिसका नाम था सिनेरियोस फॉर फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इस पेपर में क्या था? अब पहले हम, चलो पेपर में क्या था वो बाद में आता है, पहले हम इस चीज पे आते हैं कि रॉकफेलर फाउंडेशन क्या चीज है। जो रॉकफेलर फैमिली है ना, तुम इसके बारे में सर्च करोगे तो ये बहुत अमीर फैमिली में आती है, दुनिया की सबसे अमीर में आती है एक तरह से। इनका नाम तुम कभी फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट में नहीं सुनते इन लोगों का नाम, पर ये एक्चुअली में लोग मानते हैं कि पीछे से मतलब इनकी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है यूएस पॉलिटिक्स पर। क्योंकि सारी ऑयल की जितनी भी कंपनीज हैं यही ओन करते हैं मैक्सिमम। यहाँ तक कि जो एंटी ट्रस्ट शर्मन एक्ट जो हम लॉ में भी पढ़ा जाता है ना आजकल इंडिया में भी, जो कॉम्पिटिशन एक्ट है हमारा जिस पे बेस्ड है, कॉम्पिटिशन ही मोनोपोलीज एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस जो एक्ट था इससे पहले वाला, वो किस चीज पे बेस्ड था? वो इनके शर्मन एक्ट पे बेस्ड था। और वो शर्मन एक्ट यूएस में किस किस पे लागू हुआ था? इस फाउंडेशन का जो हेड था ना, जिसने ये रॉकफेलर जो सबसे बड़ा था इनमें, इसने इनकी कंपनी वगैरह स्टार्ट करी थी, उस पे सबसे पहले लागू हुआ था वो। उसने इतनी मोनोपोली बना ली थी दुनिया में अपनी, मतलब यूएस में इतनी ज्यादा एक चीज पे, कि उस पे सबसे पहला जो मोनोपोली का केस है ना वर्ल्ड में, वो उसी पे हुआ था। तो सोच समझ जाओगी। और अभी भी ये इस फैमिली के इन्फ्लुएंस अभी तक कम नहीं हुई। लोग तो कुछ ये भी मानते हैं कि इन लोगों का नाम जबरदस्ती फॉक्स लिस्ट में आता नहीं है, क्योंकि इससे रिजेंटमेंट बढ़ सकती है लोगों में, कि इतनी ज्यादा पैसा कोई एक फैमिली कैसे रख सकते हैं अपने पास। अब ये बिलीनियर्स ट्रिलियनियर्स में आते हैं। अपने लिखने में तो बिलीनियर्स बोलते हैं, पर सब लोग पीछे से बोलते हैं कि ट्रिलियनियर्स वगैरह, इनके बहुत बहुत पैसे है, क्योंकि बैंक तो हैं ही, ऑयल की कंपनियां तो हैं ही। लोग बोलते हैं कि जो फेडरल रिजर्व है ना यूएस में, वो भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे यहाँ पे सोचो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर किसी प्राइवेट बंदे के हाथ में चला गया, ऐसे लोग ये बोलते हैं कि जो फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क है ना इनका, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये सारी फैमिलीज रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड वगैरह यही ओन करती हैं उसे। वैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। चलो उस चीज पे हम छोड़ते हैं कि रॉकफेलर फाउंडेशन क्या है। अब इनकी जो फैमिली की फाउंडेशन है ना, पेपर पब्लिश करती रहती है, ये हर हर में कुछ नई नई चीजों पे पेपर पब्लिश करती रहती है। और जो बाकी कंपनियां है ना, उनमें ये पेपर्स बहुत चलते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों है, पर एक इन्होंने 2010 में भी ऐसे पेपर पब्लिश करा था जिसमें, जो किस चीज के बारे में था वो बताता हूँ। वो था सिनेरियोस फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। मतलब इन्होंने नाम तो बहुत अच्छा सा रखा हुआ है कि हाँ भाई फ्यूचर टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल डेवलपमेंट होगा, पर ये था किस चीज के बारे में? ये ऐसी चीजें इन्होंने डिस्कस करी थी कि आने वाले सालों में कोई ऐसी चीज, क्या आपदा आ सकती है जिससे टेक्नोलॉजी, इनका नाम टेक्नोलॉजी है पर ये असली में किस चीज की बात करें? सर्विलियंस स्टेट की बात कर रहे हैं। कि ऐसी कौन सी आपदा आ सकती है जिसके बहाने जो दुनिया की जो गवर्नमेंट है ना, बाकी जितनी भी पूरी दुनिया की, वो अपनी सर्विलियंस स्टेट बढ़ा पाए लोगों को। तो और इसमें जो सबसे पहला वाला, जो सबसे पहला सिनेरियो इन्होंने बोला था कि ऐसी कौन सी घटना आ सकती है, उसका नाम इन्होंने रखा था लॉक स्टेप। अब लॉक स्टेप में देखते हैं किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं इन लोगों ने डिस्कस करा था पैंडेमिक के बारे में। एक पैंडेमिक आ जाता है अचानक से, कोई नया इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन होता है एक्सट्रीमली, और वो क्या होता है, एक्सट्रीमली वायरुलेंट होता है और डेडली होता है, मतलब लोगों को बहुत मारता है। इकोनॉमिक्स का अफेक्ट करता है, इंटरनेशनल मोबिलिटी अफेक्ट करता है, मतलब लोग आ जा नहीं सकते एक देश से दूसरे देश में। टूरिज्म अफेक्ट करता है, ये सब। इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करी थी, उसमें बताया था कि चाइनीज गवर्नमेंट ने सबसे स्ट्रिक्ट क्वारंटीन लगाती है अपने लोगों पे, और जल्दी इस चीज आपदा से निपट लेती है, जो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और ये एक और चीज डिस्कस करते हैं कि यूएस एक अपनी पॉलिसी रखता है स्ट्रांगली डिस्करेजिंग सिटीजन फ्रॉम फ्लाइंग। मतलब यूएस लॉकडाउन ही लगाता है स्टार्टिंग में, यूएस बोलते हैं कि हम स्ट्रांगली डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को फ्लाई करने से, और इन्होंने स्ट्रांगली डिस्करेजिंग वर्ड पे ना दो कॉमा मतलब उसमें रख रखा है इन्होंने।
ब्रैकेट्स में रख रखा है, तो मतलब इन दो वर्ड्स पे बहुत जोर दे रहे हैं, स्ट्रांगली डिस्करेजिंग। अब तुम न्यूज उठा के देखो, जब ट्रम्प के समय पे जब नया नया वायरस आया था उन लोगों ने क्या पॉलिसी रखी थी और उन्होंने कौन से दो वर्ड यूज करे थे न्यूज में, तुम खुद चेक करना। अगर वो स्ट्रांगली डिस्करेजिंग होंगे तो तुम्हें भी आश्चर्य होगा। अब एक और चीज इसमें बहुत अजीब चीज मुझे जो लगी थी, अच्छी तो नहीं बोलूंगा मैं, बहुत बेकार बात लगी थी, कि इन्होंने एक मनीषा नाम की लड़की के बारे में डिस्कस करा था। पता नहीं ये यूएस की फाउंडेशन है और ये इंडिया के बारे में क्यों डिस्कस कर रही है, इसका मुझे कुछ नहीं पता। पर इन्होंने एक मनीषा नाम की लड़की के बारे में डिस्कस करा था जो गंगेज रिवर के पास रहती थी, गंगा रिवर के पास रहती थी मेनली, और वो इतनी डिस्टर्ब हो गई थी अपनी गंगा में डेड बॉडीज देखते हुए कि उसकी गंगा में डेड बॉडी बह जा रही थी, बह जा रही थी। और ये इन्होंने लिख रखा है लाइफ इन लॉकस्टेप, उसी नरेशन का सिनेरियो का एक आर्टिकल है। तो ये भी अजीब चीज लगी मुझे इस आर्टिकल की, जो 2010 में इन्होंने मतलब ये जो चीज पब्लिश करी थी रॉकफेलर फाउंडेशन में। चलो ये तो वो एक बात। अब आते हैं दूसरी चीज, लोगों को क्या अजीब लगती है। लोगों को ये अजीब लगती है कि जो डेविड रॉकफेलर है ना, इसको बहुत बार लोगों ने नोटिस करा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल की बहुत ज्यादा बात करता था, मतलब इसे पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत वो चाहिए। ये बोलता था कि दुनिया की ना पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, और कोई कंट्रोल नहीं करता इसे। अब इसका लोगों के पास वीडियो भी है, एक अपने एक उसमें जाता है यहाँ पे कहीं पे काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, जो बड़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है यूएस में, वहां पे जाता है ये, और वहां पे इस चीज के बारे में डिस्कस भी करता है। ये लोगों ने वीडियो में भी उतार रखा है, आप खुद देख लीजिए। Ironically, however, the very innovations that are making possible dramatic improvements in human well-being are also creating new problems, which raise the specter of an alarming and possibly catastrophic disaster to the biosphere we live in. And herein lies the dilemma that we all face. Let me illustrate. Improved public health has caused the world's infant mortality rate to decline by 60% over the last. अभी आप खुद जाके वीडियो देख सकते हो, डेविड रॉकफेलर टॉक्स अबाउट ओवर पॉपुलेशन वगैरह, और ये लिंक में नीचे दे दूंगा। तो इसमें बात क्या करता है डेविड रॉकफेलर, इसमें बात करते हैं कि जो इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ है ना, जो हमारी इनोवेशन हुई है पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड, हेल्थ सेक्टर में, जो मेडिकल सेक्टर में जो इनोवेशन हुई, इन्होंने एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है पॉपुलेशन की। अब लोगों का मोर्टेलिटी रेट ही गिर गया, तो पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, और ये बोलता है इस चीज पे हमें सोचना चाहिए। तो ये जब इसे अवार्ड मिल रहा है कहीं पे, तो ये उस चीज में ये डिस्कस कर रहा है वहां पे। चलो भाई, होगा, कुछ कुछ लोगों की अपनी फैसिनेशन होती है। पर अब हम आते हैं, ये हम अभी फैक्ट्स रख रहे हैं, मैं ये नहीं बता रहा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है क्या, मैं अभी तुम्हारे सामने सिर्फ फैक्ट्स रख रहा हूँ कि मैं किन किन फैक्ट्स के बेसिस पे क्या स्टोरी अपनी बना रहा हूँ। अभी मैंने रॉकफेलर फाउंडेशन से रिलेटेड तुम्हारे सामने एक फैक्ट रखा है। दूसरा फैक्ट आता है बिल गेट्स से रिलेटेड। बिल गेट्स का, पहले बिल गेट्स की फैमिली पे आते हैं। जो बिल गेट्स के पापा थे, बिल गेट्स सीनियर जिन्हें बोलते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था प्लान्ड पेरेंटहुड। अब प्लान्ड पेरेंटहुड किस चीज की ऑर्गेनाइजेशन है? ये ऑर्गेनाइजेशन है लोगों को बताने के लिए कि भाई तुम अपनी ना बच्चे कम पैदा करा करो, क्योंकि इससे पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। तो ये लोग समझाने वाले ऑर्गेनाइजेशन है कि तो हमें अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलना चाहिए कि इतने लोग नहीं करने चाहिए, नहीं तो पॉपुलेशन बढ़ जाए। अब एक और चीज इंटरेस्टिंग है कि ये इस चीज में काम करते थे बिल गेट्स के बनने से पहले, मतलब फेमस बनने से पहले। ये पहले से ही काम करते थे, इसके पापा वगैरह। बिल गेट्स फेमस बाद में बना, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह बाद में आए, वो पहले से ही काम करते थे इस चीज में। तो ऐसा नहीं है कि बिल गेट्स के अमीर होने के बाद उसके पापा ने ज्वाइन करी थी, वो इसमें पहले से ही काम करते थे। और ये काफी कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनाइजेशन रही है, और इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ना हमेशा सेंटर में रही है कि लोग, जो वर्ल्ड के जो अमीर लोग हैं ना, वो पॉपुलेशन को घटाना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से बहुत ज्यादा होती जा रही है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सेंटर में रहती है, और इस लोग ये भी बोलते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को वही सारे लोग फंड करते हैं। तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। पर हमारे पास ये फैक्ट तो पक्का है कि इसके पापा यहाँ पे काम करते थे, ये तो खुद न्यूज में भी आ रखा है ये चीज, तुम खुद पढ़ सकते हो न्यूज में। अब दूसरी चीज किस चीज पे आते हैं हम। अब लोगों के पास इस चीज की फोटो भी है। किस चीज की फोटो है? फौची की, एंथनी फौची। एंथनी फौची का नाम तुम अभी बहुत सुन रहे होंगे।
एंथनी फॉची। एंथनी फॉची का नाम तुम आजकल बहुत सुन रहे हो। अब ये बंदा है कौन? ये बंदा है भाई, ये इन सब चीजों को यही चलाता है। मतलब जो यूएस की जितनी भी, जब भी कोई डिजीज आता है ना, यूएस में सबसे पहले सामने ये खड़ा हो जाता है। जब HIV आया था, जब बर्ड फ्लू आया था, जब ये आया था, इबोला आया था, तो हमेशा इसकी शक्ल सबसे पहले आ जाती है। ये हमेशा भाषण देने लग जाता है मीडिया में आके। और ये इसका ना, लोगों ने इसे बहुत देखा है। मतलब ये सारे ना बिलीनियर्स के साथ ही घूमता रहता है इनके। जैसे ये फोटो है, 2001 की फोटो है ये इस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है, डॉक्टर एंथनी फाउची, NIAID। ये इसी इंस्टीट्यूट का। और ये 2001 की फोटो है। ये किन किन लोगों के साथ खड़े? डेविड रॉकफेलर के साथ खड़े, जॉर्ज सोरोस के साथ खड़े, और बिल गेट्स सीनियर के साथ खड़ा है। मतलब बिल गेट्स के पापा के साथ खड़ा है। बिल गेट्स के पापा ये रहे बिल गेट्स के पापा। डेविड रॉकफेलर इस बारबरा वॉल्टर्स के पीछे, जॉर्ज सोरोस ये रहा। और ये इन लोगों के बीच में आना, इसका उठना बैठना, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अब हम आते हैं एक और चीज की, क्या बिल गेट्स, जैसे हमने इसका फैसिनेशन तो सुन लिया इस आदमी का, डेविड रॉकफेलर का, ये पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या बिल गेट्स को भी इस चीज के बारे में फैसिनेशन है, पॉपुलेशन कंट्रोल से। तो अब मैं बोलूंगा हाँ है। उसका भी बहुत अच्छा फैसिनेशन है। मतलब वो 24 घंटे उसके, बहुत बार लोगों ने नोटिस करा है कि वो पॉपुलेशन की बात बहुत बार करता है। और मैं आपको एक वीडियो में दिखाना चाहता हूँ जो कंपाइलेशन कर रखी है एक आदमी। One issue that really grabbed me as urgent were issues related to population. In 1998, Dr. Zabin became the founding director of the Bill and Melinda Gates Institute for Population Control. Dr. Zabin became the founding director of the Bill and Melinda Gates Institute for Population Control. We see a lot of things that are going very well, things like reducing childhood death and things like reducing childhood death and first we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. The problem is that the population is growing the fastest where people are less able to deal with it. So it's in the very poorest places that you're going to have a tripling in population by 2050. And so their ability to feed, educate, provide jobs, stability, protect the environment in those locations mean they're facing an almost impossible problem. Here we can see a chart that looks at the total world population over the last several hundred years. And at first glance, this is a bit scary. We go from less than 1 billion in 1800, and then 3, 4, 5, 6, and 7.4 billion where we are today is happening even faster. So Melinda and I wondered whether providing new medicines and keeping children alive, would that create more of a population problem? And what the developing world does not need is more children. And I think that was the biggest aha to Bill and me when we got into this work, is we asked ourselves, of course, the same hard-nosed question you'd ask, which is, if you get into this work and you start to save these children, will women just keep overpopulating the world? And thank goodness the converse is absolutely true. This is a very important question to get right, because it was absolutely key for me. When our foundation first started up, it was focused on reproductive health. That was the main thing we did, because I thought, population growth in poor countries is the biggest problem they face. You've got to help mothers who want to limit family size have the tools and education to do that. And I thought that's the only thing that really counts. Is spending $1 million on that last 3 months of life for that patient, would it be better not to lay off those 10 teachers and to make that trade-off in medical costs? But that's called the death panel, and you're not supposed to have that discussion. But that's called the death panel, and you're not supposed to have that discussion. Behind closed doors on this New York campus, a secret gathering of some of the world's most powerful people. Gates, Buffett, Bloomberg, Winfrey. It was like the Super Friends. Together
Together with others at the meeting, including George Soros, Ted Turner, David Rockefeller, they're worth more than $125 billion. That much money, that much power around one table. It begs the question, what were they doing? What were they scheming? Total world domination? This group, together for 6 hours, was talking about charity, education, emergency relief, global health. The new super तुमने कभी वो नोटिस करा होगा ये चीज कि जब ये बिलीनियर्स के बारे में बात करते हैं ना, हमेशा 2-3 वर्ड हमेशा अटैच करते हैं, फिलेंथ्रोपी, चैरिटी, ऐसे बड़े बड़े मतलब अच्छे अच्छे वर्ड्स लगाते हैं उनके सामने कि जब अकेले में छुप छुप के मीटिंग्स करते हैं ना, ये चैरिटी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। अब तुम्हें अगर कभी इस चीज के बारे में इस चीज की हिस्ट्री पता होगी ना, तो फिलेंथ्रोपी जो वर्ड है ना, ये पहले ना, अब ये नई नई इन्वेंशन है। जब से बिलीनियर्स आए ना दुनिया में, जब से फिलेंथ्रोपी वर्ड भी जब से आया, मतलब आया जब से नहीं है, बस जब से इसका बहुत यूज उठा है। तो ये क्यों यूज करते हैं? ये क्या होता है ना, जब जो बिलीनियर्स होते हैं ना, ट्रिलियनियर्स होते हैं, ये इन लोगों को पता होता है कि हम जब सोसाइटी में चल रहे हैं ना, हमारे खिलाफ ना पब्लिक में बहुत रिसेंटमेंट क्रिएट होगी, हमसे बहुत चिढ़ेगी पब्लिक कि भाई हम तो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं, हम तो बस थोड़ा बहुत ही कमा पा रहे हैं यार, कितनी मुश्किल से गुजारा चलता है, और ये लोग बिलीनियर्स ट्रिलियनियर्स बनते जा रहे हैं बिना कुछ करे, हर चीज खरीद लेते हैं, ये कर लेते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल कर। तो इन चीजों से बचने के लिए ना इन लोगों ने पब्लिक रिलेशंस अपनी बनाई थी, जिसमें इन्होंने फिलेंथ्रोपी और ये सब वर्ड यूज करा था। तो कभी इन लोगों के आगे ना बिलीनियर वर्ड यूज नहीं होता। जब कभी इनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी देखोगे ना, हमेशा अपने नाम के आगे खुद ही लगाते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट ये, फिलेंथ्रोपिस्ट वो, फिलेंथ्रोपिस्ट बिल गेट्स। तो ऐसे ऐसी नाम अपने चीजों के आगे लगाते हैं। और हमेशा तुम खुद, और जब भी कहीं डिस्कस करने आते हैं ना, बोलते हैं चैरिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम तो लोगों की मदद करने के लिए डिस्कस करते हैं। अरे भाई, जब तुम लोगों की मदद करने के लिए डिस्कस करते हो ना, कोई अपना टाइम निकाल के ऐसे चैरिटी के बारे में ना, सब अपना टाइम निकाल के डिस्कस करने नहीं जाते, और सीक्रेसी भी नहीं रखते, इतना छुप छुप के बातें नहीं करते उस चीज के बारे में कि लोगों को बताने लगे। तो ये तो पागलपंती लगती है मुझे जब कोई ऐसे बोलता है ना कि चैरिटी डिस्कस कर लेते। पर चलो देखते हैं क्या बोलते हैं। Superman and Wonder Woman, the super rich friends, not fighting bad guys, but fighting for good nonetheless. Apparently, one of the things they discussed was what each of them knows about what really works and what doesn't work, so they can concentrate their resources. An epidemic, either naturally caused or intentionally caused, is the most likely thing to cause, say, 10 million excess deaths. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra, but let's take a look. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. Now, malaria is, of course, transmitted by mosquitoes. I brought some here so you could experience this. We'll let those roam around the auditorium a little bit. There. There's no reason only poor people should have the experience. But did you come to reproductive issues as an intellectual? When I was growing up, my parents were always involved in various volunteer things. My dad was head of Planned Parenthood. तो नोटिस करा होगा, इसने बोला when while I was growing up, my dad was the head of Planned Parenthood. मतलब जब ये बड़ा हो रहा था तो इसके पापा Planned Parenthood के हेड थे। तो उसके बाद ही तुम सोच सकते हो इसके बचपन कैसा बीता है, इसने बचपन में क्या क्या चीजें पढ़ रखी है और क्या क्या सिखाया गया। And it was very controversial to be involved with that. My dad was head of Planned Parenthood. The ultimate solution. तो अब हमने कितनी चीजें डिस्कस कर ली। अब हमने ये देख लिया कि इसके पापा ने ये काम करा था, ये सब करा था, ये भी देख लिया। और अब हमें ये भी पता है कि तुम अगर WHO की वेबसाइट पे जाओगे ना और कंट्रीब्यूटर्स पे क्लिक करोगे, तो वहां पे ना सबसे पहले आता है USA, उसके बाद आता है UK, ग्रेट ब्रिटेन मतलब, और फिर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आती है, और उसके बाद गेवी अलायंस आती है। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तीसरे नंबर पे, और गेवी अलायंस में भी चार गेवी अलायंस का एक पार्ट बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी है। तो एक तरह से बिल गेट्स इस फाउंडेशन में तो फंड कर ही रहा है, गेवी अलायंस में भी उसे वही फंड करता है सबसे ज्यादा।
तो दो अलायंसेस जो सबसे बड़ी बड़ी जो दो ऑर्गेनाइजेशन फंड करती है ना WHO, वो बिल गेट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब कोई बोले बिल गेट्स की बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं है WHO पे, तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा, क्योंकि भाई सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो वही देता है इन सब लोगों में। और हमारे पास एक और वीडियो है, ये काफी सरप्राइजिंग वीडियो है। जो फौची है ना, अभी मैंने तुम्हें फौची की बात बताई। There will be a surprise outbreak. फौची ये बात बोलता है 2017 में। ये वीडियो मतलब कोई ऐसे किसी फालतू आदमी ने नहीं पब्लिश कर रखी, ये है नाउ दिस न्यूज की वीडियो। नाउ दिस न्यूज एक चैनल है, उसकी वीडियो है, तुम खुद जाके देख सकते हो। इसमें क्या बोलता है कि ये इसमें 2017 में ना एक जगह अपनी ऐसी बता रहा स्पीच दे रहा होता है। उसमें ये बोलता है कि 2017 में ना, जब मतलब 2017 में स्पीच दे रहा होता है, बोलता है कि थोड़े आने वाले सालों में ना, ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के टाइम में, मतलब ट्रम्प के समय में जब ट्रम्प प्रेसिडेंट होगा, एक सरप्राइज आउटब्रेक होगा, एक सरप्राइज वायरस आ जाएगा एकदम, और हमें उससे भी डील करना पड़ेगा। तो तुम खुद ही सोच लो, क्या तुम खुद ही जाके देख सकते हो क्या बोल रहा था। There will be a surprise outbreak. Given, as you heard from the introduction, that I have been around for a while and have had the opportunity and the privilege. तुम ये पूरी वीडियो जाके देख सकते हो, नाउ दिस चैनल पे भी है ये वीडियो। तो ये काफी फेमस वीडियो है, और इसका इस पे लोग मतलब कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन, दिस साउंड्स लाइक अ वार्निंग। और कुछ लोग इसका देयर विल बी सरप्राइज आउटब्रेक, इट वाज बिफोर इट वाज प्लान्ड, ये सब बहुत मजाक उड़ाते हैं लोग इस चीज का। तो तुम इसकी वेबसाइट पे तुम ये वीडियो पे जाके देख सकते हो, मतलब ये खाली मेन न्यूज से ये चीज समझ आ रही है, तो और भी लोग हैं। और चलो ये सब बातें भी ना, भी ये सब भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का पार्ट होगी। इन सब से हम मतलब उतना अच्छी तरह अंदाजा नहीं लगा सकते। हम बोलेंगे हाँ भाई चलो बिल गेट्स को है, पॉपुलेशन से इन सब लोगों को है, तो उससे इस चीज का क्या लेना देना है कि उन्होंने वायरस जबरदस्ती छोड़ा। चलो मैं वो एक सबसे अच्छे प्रूफ पे आता हूँ ना। एक होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, होता है लॉ में। किसी ने लॉ की पढ़ाई कर रखी होगी ना, एविडेंस एक्ट में उस चीज का ज्यादातर यूज होता है। उसमें क्या होता है कि इतना ज्यादा कोइंसिडेंस कभी हो ही नहीं सकता, तो उस चीज को हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही ले लेते। तो एक तरह से तुम इसे ये इस वाले फैक्ट को ना वही तरीके से मान सकते हो। क्यों? अब जो नई वाली बात बताने वाला हूँ ना, तुम उस चीज से पक्का मानोगे कि ये चीज सच में हो सकती है। अब बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है ना, ये होस्ट करती है इवेंट 201। इवेंट 201 क्या था? ये ग्लोबल पेंडेमिक एक्सरसाइज थी। किस समय हुई थी? अक्टूबर 18, 2019। अब अक्टूबर 2019 तो भाई कोविड के बिल्कुल जस्ट 2-3 महीने पहले ही है। और इन्होंने क्या एक्सरसाइज करी थी? इन्होंने एक्सरसाइज करी थी कि आने वाले समय में ना भाई, अगर कोई वायरस फैली है ना, कोई पेंडेमिक हो गया, तो हमारी जो संस्था है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, उनको ना बहुत इकोनॉमी में डैमेज हो सकता है। तो हमें उसके बचाव के लिए ना पहले एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ये किन किन लोगों ने करी थी? ये जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ने करी थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने करी थी, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने करी थी। ये एक्सरसाइज इन्होंने अपनी साइट पे डाल रखी है भाई, इसकी साइट बना रही है अलग से, और इसको कोई मना भी नहीं कर सकता। साइट पे डाल रखी अच्छी तरह, मतलब तुम प्रॉपर साइट है, वेबसाइट है इसकी। तो इन्होंने अक्टूबर 2018-19 में, सोचो मान लो तुमने एक्सरसाइज करी, तुमने बोला यार अचानक कोई वायरस ना आ जाए दुनिया में, हमें ना उसके बारे में एक्सरसाइज करनी चाहिए, और फिर जस्ट उसके 2-3 महीने बाद असली में एक वायरस फैल जाता है पूरी दुनिया में। इतना कोइंसिडेंस होता है कहीं पे? होता कहीं पे? नहीं होता ना, बस अगर तुम्हें कोइंसिडेंस लगता है तो ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा है कि तुम मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोलोगे। अब वो तुम्हारे दिमाग की दिक्कत है कि तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता, तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो, और इस चीज को ना, ये चीज मैंने नोटिस नहीं करी। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है नेशनल हेराल्ड, उसने भी ये चीज नोटिस कर ली थी। उन्होंने आर्टिकल भी लिखा था, व्हाई इज गेट्स डिनाइंग इवेंट 201, तो इसके बारे में डिस्कस भी कर रखा था हम लोग। अब हम आते हैं ओरिजिन्स। हमें अब पता है इस आर्टिकल की वजह से, जो thebulletin.org में छपा था, ये बहुत फेमस हो गया आर्टिकल। इसी की वजह से सारी अभी आया कि लैब से निकला हो सकता है वायरस वगैरह नहीं। तो इस आर्टिकल में इन्होंने डिस्कस करा था बहुत अच्छी तरह की, कैसे वायरस, पक्की पॉसिबिलिटी है कि वायरस लैब से भी निकला हो सकता है। अब इस चीज की जानकारी इससे भी पता लगती है। और एक और जो नई रिपोर्ट आई थी कि वुहान का जो लैब स्टाफ था ना, हॉस्पिटल गया था कोविड-19 के आउटब्रेक से पहले ही। तो इससे भी 2-3 आर्टिकल से पक्का पता लग जाता है कि लैब से तो आया हो सकता है, इतनी बेकार पॉसिबिलिटी भी नहीं। और बिल गेट्स की, चलो मैं, अब तुम बोलोगे यार कोई ना, भले ये सब सच है, पर यार ऐसे कोई नहीं करेगा यार, इतना बेकार कोई नहीं होता। अब मॉरलिटी की तो तुम मेरे से तो बिल गेट्स की बात मत ही करो। बिल गेट्स के जेफरी एप्स्टीन के साथ भी संबंध थे। जेफरी एप्स्टीन एक चाइल्ड अब्यूजर था, उसके बारे में तुम जाके पढ़ सकते हो। और
अभी क्या क्या खबरें आ रही हैं कि अफेयर था उसका किसी के साथ। और अभी थोड़े दिनों पहले ट्विटर पे भी ट्रेंड करा था बिल गेट्स इंडिया में, जिसमें अरेस्ट हैशटैग अरेस्ट बिल गेट्स चल रहा था। पता नहीं वो भी किसी चीज की वजह से था, वो मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया। इंडिया की उसमें उसने इंडिया में कुछ गड़बड़ करी थी वैक्सीन से रिलेटेड, उसी चीज पे था वो भी, कहीं इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक टाइम्स में भी आर्टिकल छपा था शायद। तो इतना अच्छा भी नहीं है। और अगर तुम मानो कि क्यों करेगा, तो मेरे पास एक और रीजन है, प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं इसका एक रीजन। खाली इसका पॉपुलेशन कंट्रोल के चक्कर में बिलीव ही नहीं, एक प्रॉफिट्स भी इसका रीजन हो सकता है। वो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक एक तुम इसकी वेबसाइट पे जाओगे ना, CNBC की वेबसाइट है, उस पर तुम जाके चेक कर सकते हो, उन पे इन्होंने अभी वीडियो डाला है। उस वीडियो को मैं दिखाता हूँ तुम्हें पेज पे कैसे मिलेगा। इस नाम से पेज है, बिल गेट्स एंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन वैक्सीनेशन। ये तुम्हें ये डेट भी दिखा दी मैंने, जनवरी 23 2019 को डाली थी, जनवरी 23 2019। और ये कब करी थी, ये 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी बिल गेट्स ने वैक्सीन डेवलपमेंट में, 2019 में ही करी थी 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसके साथ वो एक्सरसाइज कर रहा था इवेंट 201। वहां पे ये एक इंटरव्यू देता है, उसमें ये बताता है कि अगर मैं वैक्सीन में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उससे 20 सालों में मेरी 200 गुना हो जाएंगे। 1:200 रेशो है रिटर्न का। तुम खुद देखना है, इसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं है, तो तुम खुद ही बताना कि प्रॉफिट इन्वॉल्व है या नहीं है इसमें। With Bill Gates, a lot to talk about what he's been working on. And Mr. Gates, thank you so much for being with us. I'd like to talk to you about your approach to vaccinations. You wrote something recently, and like you always do over the last 2 decades, and you figured out the return on investment for that, and it kind of stunned me. Can you walk us through the math? Well, it's pretty impressive that when you take these vaccines, get them to be very inexpensive by making big volume commitments, have that right relationship with the private sector, get the delivery system so they're really getting the coverage out there, you literally save millions of lives. And 20 years ago when we created these new multilateral organizations, Gavi for the vaccines, Global Fund for HIV, TB and malaria, we didn't know they'd be successful. They've gone through lots of challenges about making sure the money gets there, making sure the efficiency is right. But as we look at upcoming replenishments for those, and we've got so much distraction politically that the international needs like this could get eclipsed if we're not careful, you know, we see a phenomenal track record. It's been $100 billion overall that the world's put in. Our foundation is a bit more than $10 billion, but we feel there's been over a 20-to-1 return. So if you just look at the economic सॉरी, इसने 220-to-1 रिटर्न बोला, पर वो भी काफी ज्यादा है, मैं गलती से 200 बोल दिया। economic benefits, that's a pretty strong number compared to anything else. तो खुद ही बोल रहा है कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो प्रीटी स्ट्रॉन्ग नंबर है कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। और इसी चीज के बारे में तुम ये वीडियो खुद जाके देख सकते हो। I think the numbers that you ran through were if you had put that money into an S&P 500 and reinvested the dividends, you'd come up with something like $17 billion, but you think it's $200 billion. हाँ, तो ये अब ये रिपोर्टर भी बता रही है, अगर ये S&P 500 उसमें डालते हैं, मतलब शेयर मार्केट में डालता है, तो 17 बिलियन के करीब आता है। जितना मनी अभी इसने डाला, 10 बिलियन डाला और इसको 17 बिलियन मतलब इसका आता है टोटल। अब ये बोल रहे कि अगर इसमें डालोगे तो तुम्हें 200 बिलियन आएगा तुम्हारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अब कोई बोले कि बिल गेट्स उसके लिए नहीं कर रहा, प्रॉफिट्स नहीं है इसमें, तो वो बहुत बड़ा झूठ होगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। जब भी तुम्हें क्यों क्या लगता है कि भी ये दान करते हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये 455 मिलियन, गावी अलायंस में भी इतने, ये सब तो दान के लिए करते हैं भाई, इनका प्रॉफिट होता है इन चीजों में। इतने शरीफ नहीं होते ये लोग जितना तुम सोचते हो। चलो जो भी हो, अब मैंने तुम्हें फैक्ट्स बता दिए, तुम खुद सोच लेना। मैंने अपने बस फैक्ट्स बताया तुम्हें कि मुझे क्यों लगता है कि ये छोड़ा गया वायरस, क्योंकि इतने सारे कोइंसिडेंस नहीं होते। सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये है कि इवेंट 201 हुआ था, इससे बड़ा कोई कोइंसिडेंस नहीं होता कि सिर्फ अक्टूबर 18 मई 2019 में, जिस साल कोविड-19 आया था, उसके थोड़े बहुत महीने पहले इन्होंने एक प्रैक्टिस करी थी पेंडेमिक से बचने के लिए आने वाले किसी में, जिसमें हम अपनी इकोनॉमीज को बचा पाएंगे। इकोनॉमीज नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को बचा पाएंगे, जहां जहां पे हमारी लगी इन लोगों की, बिल एंड मेलिंडा गेट्स की।
तो इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि इन लोगों ने जबरदस्ती छोड़ा और ये लैब लीक नहीं है। लैब लीक नहीं है भाई, इन लोगों ने बनाया है वायरस, अच्छी तरह प्री प्लान्ड वायरस है, पेंडेमिक प्री प्लान्ड है, और जो जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। इन्होंने यही चाहते हैं इन्होंने। चलो फिर, अगर तुम्हें और मेरे बारे में मैं क्या डालता हूँ अपनी वेबसाइट्स पर, क्या क्या लिखता हूँ, तुम्हें देखना है तो तुम्हें वेबसाइट आ सकते हो UFOs India and other conspiracies.wordpress.com, इस पर तुम देख सकते हो मेरी बातचीत। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।